बेटा गुड मॉर्निंग। आपका जो चैप्टर चल रहा था सोलर सिस्टम वगैरह कुछ इस तरीके से चल रहा था और इसमें हम मून तक की हम चर्चा कर चुके थे। क्यों? यही बात है ना। आगे वीडियो कुछ बीच में जो लाइव चल रही थी वो पॉज हो गई थी किसी रीजन से। सो हम वहीं से आगे की बात करते हैं। मेरे को बता दिया था बच्चों ने कि सर यहां तक हो गया है, उससे आगे आपको कराना है। हमें वहां से वीडियो अच्छे से नहीं मिल पाई तो उसके आगे हम चर्चा करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए आगे, सब कुछ ठीक है। चलिए देखते हैं। फुल मून, रोटेशन ऑफ मून तक की हम शायद कर चुके थे। जो रोटेशन होता है मून का उसका टाइम पीरियड कितना होता है, मैंने ये चीज बताई थी आपको। रोटेशन ऑफ मून और रिवॉल्यूशन, एक्चुअली ये जो दोनों है इनका सेम होता है। रिवॉल्यूशन भी सेम होता है मून का, रोटेशन भी सेम होता है। 27.3 डेज का कितना होता है? 27.3 डेज का होता है। यहां तक आई थिंक मैं करा चुका था लेकिन वीडियो पॉज हो गई थी। सो आपको एक बार प्रॉब्लम ना हो, कुछ को यहीं से ही। चलिए आगे न्यू मून की भी बात कर चुका था। मैंने आपको चंद्रमा बना के ये भी बताया था कि किस किस तरीके से चलते हैं। न्यू मून से फिर वापस नया मून जब आता है, पहले न्यू मून बनता है। एक बार और बता देता हूं मैं, कुछ इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से, फिर फुल बनता है, फिर हाफ में चलता है, फिर जाके न्यू मून वापस बनता है। तो उसी बात की बात कर रहा है। जब फुल मून बनता है, पूर्णिमा आती है, फिर आगे जाके न्यू मून वापस बनता है। तो उसी न्यू मून की बात कर रहा है कि न्यू मून से न्यू मून का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बिटवीन न्यू मून टू न्यू मून, बेटा ये 29.5 डेज का होता है। कितना? 29.5 डेज का टाइम पीरियड होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, 29.5 डेज का। इसको हम बोलते हैं, जो ये पीरियड होता है एग्जाम में अगर पूछा जाए, अगर वो बोलता है तो आप इसको पूछेगा वो लूनर मंथ के नाम से। लूनर मंथ का टाइम पीरियड कितना होता है? 29.5 डेज का होता है। और जो इसको यूज कौन करते हैं ये देखा जाए, जो आपको पता है, वैसे पूछता नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए बता दूं, इसको एक इस्लामिक कैलेंडर भी बोला जाता है। इस्लामिक कैलेंडर भी बोला जाता है। चांद के हिसाब से जो देख के हमारे जो कास्ट होती है ये मोमडन्स वाली, इसमें इस्लामिक कैलेंडर यूज होता है। वो इसी को देख के शादी वगैरह जो चलती हैं उनका जो देखने का तरीका होता है वो इसी को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ग्रेविटी ऑफ मून, हम ग्रेविटी ऑफ मून की बात करते हैं। ग्रेविटी ऑफ मून अर्थ की कितनी होती है? ग्रेविटी ऑफ मून जो होती है, ग्रेविटेशनल की बात हो रही है। ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, बेटा ग्रेविटी ऑफ मून होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। बेटा अर्थ की 1/6 जो ग्रेविटी होती है, जो अर्थ की होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी 1/6 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। 1/6 ऑफ द अर्थ, क्या? 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इस चीज का ध्यान रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। हो सकता है ना लिखने में प्रॉब्लम हो जाए थोड़ा, इसलिए वर्ड को पूरा लिख देता हूं। वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना तो पता ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है मून की 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का अर्थ के गुरुत्व 1/6 गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है। चले आगे, हिंदी में मैंने बोल दिया बेटा, लिख सकते हैं। अब कहने की बात यह है कि अगर सपोज दैट 600 किलो का वजन, 600 किलो और 100 किलो कहां पर किस तरीके से माना जाए? अगर मैं इसको सपोज करके आपका एग्जाम्पल के तौर पे दूं तो किस तरीके से हम इसको मान सकते हैं?
चलिए बेटा, अगर आपका 600 किलो वेट मून पर है तो अर्थ पर इसका 100 किलो हो जाएगा। इसकी ये बात है, मतलब अगर आपका यहां पर 600 है, सॉरी इस तरीके से लिख लीजिए इसको कंप्लीटली। अगर अर्थ पर मान लीजिए 1/6 है, 600 है, तो 1/6 मतलब आपका हो जाएगा 6 से 600 डिवाइड करेंगे तो 100 किलो वेट आपका मून पर हो जाएगा। 1/6 क्योंकि अर्थ के इक्वल है। मेन चीज जहां से क्वेश्चन बनता है वो क्या है, आगे की चर्चा कर लेते हैं। आगे बोलता है कि जो पहला आदमी था वो चंद्रमा पर कौन गया था? फर्स्ट पर्सन पहला आदमी। इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो फर्स्ट पर्सन, हर चीज से रिलेटेड जो फैक्ट है, मैं हर बार हर चीज को स्टार्ट करने से पहले हमेशा बताता हूं, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से अपनी माइंड में रखना। फर्स्ट पर्सन अच्छा, एक बार मेरे को उज्जवल या फिर कोई भी काम्बोज वगैरह जो है, ये मेरे को एक बार मैसेज करेंगे कि कौन सी ऐसी वो पीडीएफ है जो सी में आपके पिक्सल वगैरह अच्छे से दिख नहीं रहे थे, फट रहे थे। आपकी पीपीटी, मुझे लग रहा है वो बैंकिंग वाला, इकोनॉमी वाला पोर्शन जो मैंने पीपीटी में बनाया था, बाकी तो मैं आपको नोट करा रहा हूं। तो वो जो पोर्शन है वो कौन सा चैप्टर है जो आपको नहीं प्रोवाइड, मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसकी जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो एक बार आप मुझे मैसेज के थ्रू बता देंगे, मेरे को पता लगा है, सर बता रहे थे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो आपका मून पर पहुंचा है उसका नाम क्या है? शायद आई थिंक आपको पता भी होना चाहिए और पता भी होगा एक आधे बच्चे को, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो नॉर्मली भी पता होती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका नाम है, लिख लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन रीच्ड टू द मून, फर्स्ट पर्सन रीच्ड टू द मून, इसका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अच्छा, अगर मैं करूं सेकंड पर्सन कौन है, कौन पहुंचा, तो बेटा सेकंड भी यही पहुंचे थे और थर्ड भी यही पहुंचे थे। मतलब पहुंचे थे मतलब बार बार, मतलब दूसरा कदम, अगर मैं बात करूं दूसरा कदम किसने रखा तो यही तो रखेंगे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, वैसे तो कोई जरूरत नहीं होती, फर्स्ट पर्सन भी पूछेगा ही। तो रीच्ड जो मून पर पहुंचा तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कब पहुंचे थे? पहुंचने का टाइम पीरियड, जब वे पहुंचे थे, टाइम पीरियड क्या था जब वे वहां पर पहुंचे थे मून पर, वो टाइम क्या था? 20 जुलाई 1969, 20th जुलाई 1969, 20th जुलाई 1969, 1969, 20 जुलाई 1969 को वहां ये पहुंचे थे, 20 जुलाई 1969 को, ठीक है बेटा। अच्छा, जिस स्पेस क्राफ्ट से गए थे उसका नाम क्या है? किसी चीज से तो गए होंगे ना, कोई चीज तो हुई होगी वहां पर जो पहुंची होगी, जिससे पहुंचे थे। उस स्पेस क्राफ्ट का नाम, नेम ऑफ स्पेस क्राफ्ट अपोलो। अपोलो स्पेस क्राफ्ट से गए थे, किससे? अपोलो स्पेस क्राफ्ट से, इसका नाम है बेटा। ये ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि चैप्टर स्टार्ट होते ही हर किसी जगह पे मिलते हैं और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पहले, सो डेट मैं इन चीजों को डायरेक्ट लिख रहा हूं जिससे टाइम भी बचे और जल्दी से आपकी चीजें भी कवर हो और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, सब यही मिलने वाला है पेपर में आपको। नेम ऑफ स्पेस क्राफ्ट जिससे वे फर्स्ट टाइम गए थे, अपोलो। अच्छा, जहां पर वे पहुंचे थे, पहुंचने के बाद वे किसी स्थान पर रुके हुए होंगे, जाकर के उतरा होगा स्पेस क्राफ्ट। जब वो जहां पर उतरा तो उस लैंडेड प्लेस का नाम क्या था? लैंडेड प्लेस, जहां पर वे उतरे थे जाकर, लैंडेड प्लेस क्या नाम था बेटा उसका? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। यहां पर अगर ना दिख पा रहा हो तो मैं आगे ऊपर सही से लिख देता हूं, TRANQUILITY, TRANQUILITY,
LITY, ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसका हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में शांति का सागर, शांति का सागर इसका नाम दिया गया है, शांति का सागर, लैंडेड प्लेस, जहां पर ये स्पेसक्राफ्ट उतरा था। ये आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन हाँ यहां तक चीजें जरूर पूछी गई हैं। लेकिन आपको अगर क्या पता, बाई चांस पता नहीं होता है, जब ये चीजें ऐसी हैं जो आती हैं या लिखी हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए लैंडेड प्लेस, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर। चलिए आगे। अच्छा, एक चीज जो बहुत ज्यादा पूछी गई है इसी से रिलेटेड, इन्होंने पहले क्या किया था, वहां पर एक फीमेल डॉग को भेजा था स्पुतनिक में 2 में, उसके थ्रू देखा था, चीजों को जानना था, कैमरा वैमरा यूज करके सब कुछ अच्छे से कि क्या है वहां पर, कैसे है। तो वो फीमेल डॉग, कुत्ता अच्छे से पहले से प्रैक्टिस कराई थी, सब कुछ करा के तब भेजा गया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है आवारा फिरते रहते हैं कुत्ते, इनकी वहां पे डिमांड नहीं है, वो अलग ही रहता था। तो मतलब इस तरीके से उसको लिया गया, उसको भेजा गया। अच्छा, उसका नाम क्या था, जो वो उसका उन्होंने अपने आप से नाम दिया, उसका नाम क्या था, उस फीमेल डॉग का नाम क्या था? उस फीमेल डॉग का नाम था लाइका। क्या था? लाइका। बेटा नायिका पे मत शॉपिंग करने, यहां पे है मेल लाइका, लाइका फीमेल डॉग। किसके थ्रू गया था? स्पुतनिक। इसकी मेडिसिन भी है, कोरोना में यूज हुई है, इसने बनाई है। स्पुतनिक किसी के नाम से दिया गया था। नाम क्या है? लाइका। पहली फीमेल डॉग, स्पेस में जाने वाला पहला जानवर, स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और स्पेस में पहले जाने वाला जानवर एनिमल लाइका, फीमेल डॉग स्पुतनिक 2 के थ्रू गए थे। 3 क्वेश्चन बनते हैं। फीमेल डॉग है, जो जानवर था वो कौन था? कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी आ जाए। फीमेल डॉग क्या नाम था? लाइका। किसके थ्रू गया? स्पुतनिक 2 मिशन था ये। कब भेजा गया था? 1957 में। कब भेजा गया था? 1957 में। 1969 में तो खुद आदमी चले गए थे वहां, नेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग, उससे पहले तो भेजा गया होगा 1957 में। फर्स्ट एनिमल रीच्ड टू द स्पेस। फर्स्ट एनिमल रीच्ड टू द स्पेस। क्या नाम है उसका? लाइका, जो स्पेस में जाने वाला पहला जानवर। लेकिन आपको एक चीज जान के हैरानी होगी कि ये तो तय था कि भैया वापस तो आनी नहीं, मरनी है। आपको ये भी अच्छा लगेगा सुन के कि कहानी में अच्छी लगती है कहानी तो। लेकिन जो ये लाइका है, इसको नहीं पता था कि तू मरेगी, लेकिन इनको पता था साइंटिस्ट को मरना है, इनके लिए तो नॉर्मल है, इनको तो करना पड़ता है। अब जैसे डॉक्टर है, पहले इनको मेंढकों पे और खरगोश पे उन पे लगा के उनको सब चीजें देखना पड़ता है, ऐसे ही साइंटिस्ट ये भी यूज करते थे। तो ये बेचारी जाती जाती मर गई थी, वहां तक भी नहीं पहुंच पाई थी हीटिंग की वजह से। किसकी वजह से? हीटिंग की वजह से ये पहुंच ही नहीं पाई, वहां पे बीच में ही डेथ हो गई कि आज हो गई है वापिस, चलो खत्म होगी बात यहाँ पे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, याद करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, स्पुतनिक 2 तो ये वाला मिशन था। स्पुतनिक फर्स्ट क्या था? इसके थ्रू याद कर लेते हैं। सैटेलाइट, सैटेलाइट से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? सैटेलाइट। जो पहला उपग्रह था हमारा, वो स्पुतनिक फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। मैं यहां पर फर्स्ट सैटेलाइट, पहला उपग्रह, पहला उपग्रह याद हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। स्पुतनिक जब 2 का पता लगा तो फर्स्ट का थोड़ा पता होना चाहिए, क्या पता आ जाए पूछ ले। तो स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट, पहला उपग्रह। ये बेटा जब भेजा गया था 2 महीने का डिफरेंस था इनमें। कितने महीने का? 2 महीने का। किस किस में? फर्स्ट स्पुतनिक फर्स्ट में, स्पुतनिक फर्स्ट में एंड सेकंड में कितने टाइम पीरियड का गैप था? 2 मंथ्स। गैप कितना था? 2 महीने का गैप था। स्पुतनिक फर्स्ट और स्पुतनिक सेकंड में कितने महीने का गैप था? 2 महीने का गैप था। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा। देखिए लिखने में मेरा बहुत कम है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा वो, कुछ भी किसी भी तरीके से एक पॉइंट से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बुक में पढ़ने से काम नहीं चलता है। जब एक चीज नोट्स बनाते हैं इस तरीके से, तो ये नोट्स रीड भी जल्दी होते हैं, याद भी बहुत कुछ होता है। चलिए आगे। अब आपका सोलर सिस्टम यहाँ पर
कंप्लीट हो गया है। जो ये सोलर सिस्टम चल रहा था ये उस दिन की क्लास पोज हो गई थी, वरना होता तो उसी दिन कंप्लीट। ये सोलर सिस्टम नाउ कंप्लीट, सोलर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स के बाद ग्रहण की बात करेंगे, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, फिर आपका लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड की बात होगी, उसमें आपका इक्वेटर की बात होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं इक्लिप्स की, छोटी सी कहानी है, छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पोर्शन है, इसको फाइनल कर लेते हैं आज, फिर कल की क्लास में लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड चल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे, इनको ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इक्लिप्स, ग्रहण, सुनने में भी अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा, क्योंकि ये ग्रहण है। ये आपने देखा होगा, सूर्य ग्रहण है, देखना नहीं है, चंद्रमा ग्रहण है, देखते नहीं है, फलाने से देखो, ये लगा के देखो, वो लगा के देखो, गूगल लगा लो, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो सब ठीक है, अच्छी भी है, सुननी भी चाहिए और सही बात भी है। इक्लिप्स जो ग्रहण है उसकी हम बात करते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, इसमें हम दोनों की बात करेंगे। जो हमारा इक्लिप्स होता है वो दो तरीके से होता है। कैसे कैसे? सोलर, फर्स्ट two types of eclipse, two types of eclipse, first solar, second lunar. solar eclipse, सूर्य ग्रहण, lunar eclipse, चंद्रमा ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे इसमें सोलर इक्लिप्स की बात। किसकी? जब अर्थ और सन के बीच में कुछ आ जाता है तब पड़ता है आपका ग्रहण। कब पड़ता है? जब अर्थ के और सन के बीच में कुछ मतलब कौन? चंद्रमा आ जाए। जब कुछ इस तरीके से आ जाता है तो तब पड़ता है आपका ग्रहण। अब ग्रहण में पहले हम पढ़ेंगे सोलर इक्लिप्स। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, देखिए ये आपका यहां पर थोड़ा राउंड शेप में नहीं है, सन है, और ये यहां पर आपका अर्थ है। यहां पर आपका ये चंद्रमा आ गया है। क्या आ गया? ये यहां पर आपका चंद्रमा। जब ये सन की सीधी रेज पड़ रही है, बीच में ये आ गया, तो यहां पर आपको जो रेज है वे ढक जाती है। किसके थ्रू? इसके थ्रू। तो आपको धरती से जब देखते हैं तो आपको लगता है कि ये ग्रहण पड़ रहा है। कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। इसकी रेज इसके द्वारा ढक ली जाती है। लेकिन बनाने का मेन रीजन क्या है, आपको इसमें कुछ बताना है मेरे को। इसके अंदर जिस टाइम ये पड़ता है ये होता है पूरा न्यू मून, क्योंकि इधर से देखने पे तो हाफ दिखता है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? न्यू मून, पूर्णिमा का। और ये जो शैडो होती है, यहां वाली शैडो, वैसे मैं पूरा लिखाऊंगा अभी, आप बस थोड़ा सा समझ लो ऐसे। जो ये वाली शैडो होती है, परछाई जो मून से इधर पड़ रही है यहां तक, इस वाली शैडो को हम बोलते हैं आपकी अम्बरा। क्या बोलते हैं? अम्बरा। अम्बरा। और जो आपकी ये वाली शैडो होती है, ये वाली जो आपकी ये वाली शैडो होती है, इसको बोला जाता है पिनुम्ब्रा। पिनुम्ब्रा, प्रतिछाया। पिनुम्ब्रा, प्रतिछाया। समझ में आ रही है बेटा? अभी इनकी चीजें में हम पढ़ेंगे, लिखूंगा मैं इसके बारे में। ये एक बार समझाने की थी कि ये पिनुम्ब्रा कहां होता है, अम्बरा कहां होता है, क्योंकि नाम ऐसे हैं कि आपके ध्यान नहीं रहेंगे। इसे अम्बरा को केवल छाया बोल देते हैं, इसको अम्बरा को सिर्फ केवल छाया बोल देते हैं, इसको प्रतिछाया बोलते हैं। इसके प्रति जो छाया पड़ के यहाँ पर हमें दिखती है उसे हम ग्रहण बोल देते हैं, अर्थ से हमें दिखाई देने पर जो लगता है। इसे टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण। किसे बोलते हैं? इसको हम टोटल सोलर इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण।
पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसमें अभी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो बस ऐसे ही समझा रहा हूं नाम के तौर पर। पिनुम्ब्रा, न्यू मून, शैडो, अम्ब्रा, टोटल सोलर इक्लिप्स, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। लेकिन जो हमारा पिनुम्ब्रा होता है, जो हमारा पिनुम्ब्रा होता है, ये वाला आपका टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ये वाला, क्योंकि यहां से कंप्लीटली आप देख नहीं पाते। लेकिन जब यहां से देखते हैं तो कुछ हिस्सा दिखा हुआ होता है, पूरा नहीं छिपता, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल सोलर इक्लिप्स, इनके बारे में लिखेंगे सब कुछ, कितना क्या हिसाब है, अभी बस नॉर्मली समझाने के पर्पज से। सोलर इक्लिप्स जो होता है वो कब होता है? न्यू मून डे पर, जब नया मून आता है। जब सोलर इक्लिप्स होता है तो क्या होता है बेटा? न्यू मून। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पूछा तो जाता नहीं। सिर्फ यहां तक के लिए पोर्शन आपका अभी तो बस इक्लिप्स के बारे में, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्रमा ग्रहण क्या है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स भी होता है जिसमें थोड़ा दिखाई देता है, टोटल भी होता है जब पूरा ढक जाता है। कहां से कैसे आता है? न्यूमुद्रा प्रतिछाया, इस वाले हिस्से को बोला जाता है, इस वाले हिस्से को बोला जाता है आपका अम्ब्रा। तो बस ये चीजें बताने की थी, अभी इसमें हम अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। पार्शियल सोलर इक्लिप्स, टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। पहले हम सूर्य ग्रहण के टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स, वैसे तो किताब में आपको डायरेक्ट बस यही मिलेगा चीजें पढ़ने को, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के पर्पज से आपको डायग्राम बना दिया है। टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स, पहला पार्शियल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जब आपका चंद्रमा आधा ढका हुआ होता है, जब पूरा ना ढका हुआ हो, जब पूरा ढका हुआ ना हो। किसके द्वारा? इसको लिखने की नीड नहीं, बस ऐसे समझ लो, जब पूरा ढका हुआ नहीं होता तो पार्शियली होगा। किसके द्वारा? चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा ही तो बीच में आया था, उसके द्वारा जब पूरा ढका हुआ ना हो, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। जो आपका सन है वो कैसे दिखाई देगा? कुछ इस शेप में, मतलब ये वाला हिस्सा ढका हुआ है तो इस वाले को हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोल देते हैं। या फिर थोड़ा और ढका हुआ होता है, ये वाला हिस्सा इतना बचा हुआ होता है, गोलाई में बचा हुआ होता है, तो उसको हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोल देते हैं। चलिए आगे, आंतरिक सूर्य ग्रहण, क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक सूर्य ग्रहण। आंतरिक सूर्य ग्रहण, बस। तो अब टाइप ही पूछेगा सीधा ऑप्शन में, सोलर इक्लिप्स के टाइप या जो इक्लिप्स है वो कितने टाइप का, तो बस इस तरीके से पता होना चाहिए। इनकी जो अंदर की चीजें हैं वो मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। फिर दूसरा आता है टोटल सोलर इक्लिप्स। क्या आता है? टोटल सोलर इक्लिप्स। ये थोड़ा देखने के लायक चीज है, टोटल सोलर इक्लिप्स। ये चीजें तो डायरेक्ट पूछी है उसने क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी बिहाफ पे मैंने यहां से चीजें उठाई हुई है, उसी बिहाफ पे आपको नोट्स बनवा रहा हूं। तो आप बिल्कुल उन्हीं नोट्स पे काम करें, ज्यादा अंदर तक ना जाएं। ये टोटल सोलर इक्लिप्स 18 महीने में एक बार, 18 महीने में एक बार होता है, वंस इन 18 मंथ, या फिर वन टाइम वंस इन 18 मंथ। 18 महीने में एक बार, बस। जो आपका टोटल सोलर इक्लिप्स होता है ये 18 महीने में एक बार होता है। ठीक है बेटा? अच्छा, कंडीशन क्या क्या है टोटल सोलर इक्लिप्स की होने की? दो ही कंडीशन है। जब आपने देखा, अभी मैंने पार्शियल में बताया कि जब चंद्रमा है वो बीच में आ जाता है, जब थोड़ा ढका हुआ होता है तो ये हो जाता है। लेकिन जब टोटल की बात करूंगा तो इसका मतलब तो दो ही कंडीशन हो सकती है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंडीशन, जो मून है वो इक्वल्स टू हो सन के, या फिर मून ग्रेटर हो सन से। ये दो कंडीशन में ही सन कंप्लीटली ढक सकता है, बाकी नहीं।
मून मोर देन सन या फिर मून इक्वल टू सन। जब ऐसी कंडीशन हो दो तो यही होता है। ये वाला जैसे सपोज दैट ये सन है और इसके जो बाहर की पट्टी पे कंप्लीटली ढक जाता है, इसको ये जो चीज है जो ढकती है इसको चारों तरफ से, जो इसका हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं हम कोरोना। कोरोना वहीं से लिया गया है ये वर्ड कोरोना, समझ रहे हो ना बेटा, कोरोना। चलिए रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं एक बार देखना पड़ता है बीच में बेटा। ये चीज क्लियर हो गई, मून इक्वल्स टू सन और मून जो है वो ग्रेटर देन सन है। अच्छा, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम टाइम कितना हो सकता है? वही वाली बात है कि कोई चीज किसी को ज्यादा टाइम तक दबा के नहीं रख सकती। एक टाइम तो आता है ना जब नीचे से वो भी निकल के आएगा, तो कितना टाइम हो सकता है मैक्सिमम टाइम कि वो उसको ढक के रखे? टोटल सोलर इक्लिप्स का टाइम कितना होता है? टोटल मैक्सिमम टाइम, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, मैक्सिमम टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स, मैक्सिमम टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स। अधिकतम समय, अधिकतम समय सूर्य ग्रहण का, मतलब जो उसको ढक के रखेगा कितना हो सकता है? चंद्रमा जो उसको ढक के रखेगा 7.5 मिनट, 7.5 मिनट, 7.5 मिनट तक, 7.5 मिनट तक उसको ढक के रख सकता है। 7.5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं उसके आगे स्टार बना करके चलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट का मतलब ये कि मैंने क्वेश्चन अगर उठाया है, ये चीज ली है, तो ये चीज मैंने देखी है कई प्रीवियस पेपर्स में और पूछी भी गई है, कई बार किसी एक दो के द्वारा भी बताई गई है। जो सोलर इक्लिप्स है एक साल में कितनी बार हो सकता है? सोलर इक्लिप्स मतलब कितनी बार हो सकता है एक साल में? सोलर इक्लिप्स अकर मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम इन अ ईयर 2 to 5 टाइम्स। कितना? 2 से 5 बार ये हो सकता है, 2 से 5 बार, 2 to 5 टाइम्स, 2 से 5 बार ये हो सकता है। अगर मैक्सिमम टाइम 2 to 5 टाइम्स इन अ ईयर। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बन सकती है कि जो ये सोलर इक्लिप है एक बार आ गया साल में, 2 से 5 बार हो गया मान गए, लेकिन अब दोबारा सेम वही उसी तरह का कब आएगा? सेम वही पूरा ढकने वाला सेम कब आएगा? तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सोलर इक्लिप्स, ऑलमोस्ट लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट भी, ऑलमोस्ट ये पूछा नहीं गया लेकिन इससे रिलेटेड है तो इसलिए पर लिखवा रहा हूं। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सेम, बिल्कुल एक ही जैसा, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सोलर इक्लिप्स, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सोलर इक्लिप्स ड्यूरेशन, टाइम पीरियड या ड्यूरेशन 18 मंथ 18 ईयर ऐसा है, सॉरी 18 ईयर 18 ईयर 11 डेज, 18 साल 11 दिन बाद बिल्कुल सेम सोलर इक्लिप होता है। 18 दिन, वो 18 साल 11 दिन बाद सेम बिल्कुल। एक वर्ड आता है इसके अंदर एनुलर सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स। एनुलर सोलर इक्लिप्स, वलयाकार, कैसा कार बोला जाता है इसको? वलयाकार, एनुलर सोलर इक्लिप्स। ये कब होता है? जब मून छोटा हो, सन बड़ा हो, जब मून
थोड़ा सा ढकता है सन को, एन्युलर भी बोलते हैं उसको, एन्युलर सोलर इक्लिप्स, वलयाकार। क्या बोलते हैं इसको? वलयाकार। चलिए, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स को क्या कब बोला जाता है? जब इसके अंदर हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट। जब इस तरीके से डेफिनेशन में, क्वेश्चन में कि मून जब छोटा होता है, सन को ढक रहा होता है, तो तब कौन सा होता है? एन्युलर। और हाइब्रिड में दो होते हैं। जब एन्युलर सोलर इक्लिप्स हो जाए प्लस हाइब्रिड है, मिक्स है, दो है, एन्युलर भी हो, पहले थोड़ा ढका हुआ और फिर टोटल सोलर इक्लिप्स, जब ये दोनों मिल जाए तो उसका आंसर बन जाता है हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। क्या बन जाता है? हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। एक साथ, ऑन अ सेम डे, ऑन अ सेम डे। पहले आपका एन्युलर हो रहा है, उसके बाद टोटल हो रहा है, या टोटल देन एन्युलर, तो आपका एक ही दिन में, तो उसे बोला जाता है हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। यहां तक छुप तो नहीं रहा ना ये इक्लिप्स? अच्छा, इधर से थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। ओके 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 बेटा, इक्लिप्स है और ये भी इक्लिप्स लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे। अब हम बात कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण में यही बातें थी जो मैंने पॉइंट लिखा है आपको। अब हम बात कर लेते हैं लूनर इक्लिप्स की। किसकी? लूनर की। लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण की, ये कब होता है? मान लीजिए ये सन है, बीच में अर्थ आ गया, और यहां पर ये छोटे से उसमें चंद्रमा की बात हो रही है, तो बेटा यहां पर ये बन जाएगा लूनर चंद्र ग्रहण। तो इस पे चंद्र ग्रहण पर अर्थ का जो शैडो है वो बड़ा हो जाता है। सो जब अर्थ का शैडो बड़ा हो जाता है, पहले चंद्रमा का पड़ता तो अर्थ पे, अब अर्थ का पड़ रहा है तो चंद्रमा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो जाता है। अब इसके भी टाइप्स पढ़ते हैं, इसमें भी पार्शियल और टोटल है। क्या क्या है इसके अंदर? फर्स्ट इज पार्शियल लूनर इक्लिप्स एंड सेकेंड इज, सब यही मिलेगा आपको, कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी बुक उठाएंगे, सब यही मिलेगा। बस वहां पर डेफिनेशन लंबी लंबी लाइनें लिखेंगी, यहां डायरेक्ट बोल के लिखवा रहा हूं सीधा। टोटल लूनर इक्लिप्स। और मेन चीज ये है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। 12 से 15 नंबर का आ जाता है, तो इतना सारा डाटा होता है कि 12-15 नंबर का यहां से आराम से मिल जाता है आपको, कोई इतनी बड़ा इश्यू नहीं होता। मतलब 12-15 क्वेश्चन। ये मान के चलिए 15 भी कम ही बोल रहा हूं मैं, 20 चौक 80 के समथिंग मान के चलिए नंबर का इसमें से। टोटल लूनर इक्लिप्स, ठीक है। चलिए आगे। पूर्ण चंद्र ग्रहण, इसको बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण, इसको आंशिक। अभी मैंने हिंदी में वहां पर भी लिखाया था, बार बार मुझे लगता नहीं लिखने की जरूरत है इसको। आंशिक चंद्र ग्रहण, ठीक है बेटा। मैक्सिमम जो वहां पर आपने सूर्य में देखा था, उसका टाइम पीरियड कितने टाइम तक उसको ढक के रख सकता है, यह टोटल सोलर होता है। ये टोटल लीनियर लूनर इक्लिप्स जो होता है, ये कितनी देर तक का हो सकता है टोटल? ये बेटा हो सकता है आपका 107 मिनट। कितनी देर का? 107 मिनट तक का, मैक्सिमम 107 मिनट तक का हो सकता है टोटल लूनर। और साल में कितने लूनर इक्लिप्स हो सकते हैं? मैक्सिमम कितनी बार हो सकते हैं? जैसे वहां पर 2 से 5 टाइम्स था का, यहां पर कितना हो सकता है? मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3 लूनर इक्लिप्स कैन बी अकर इन अ ईयर। OCCUR। हिंदी वालों को ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बेटा, मैं इंग्लिश में लिखवाता हूं तो बोलता भी हूं हिंदी में, अगर बोल नहीं रहा तो लिखता हूं हिंदी में कि ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 3 बार जो चंद्र ग्रहण है
वो आपका घटता है एक साल के अंदर। टाइम पीरियड एक चंद्र ग्रहण का 107 मिनट से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, और पार्शियल और टोटल इसके 2 वे होते हैं। बस इतना काफी है आपका समझने के लिए। इक्लिप्स में इतना ही होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक था इक्लिप्स। मुझे लगता है अब आगे की चर्चा भी हम अभी करते हैं। लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड, इन पर हमें चलना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा। ओके, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम अपना उठा लेते हैं। यहां तक मैंने कंप्लीट करा दिया है और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और 4-5 क्लास की बात है, 5-6 क्लास में ज्योग्राफी को कोशिश करूंगा फिनिश करने की। इतना पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं आगे आपके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड नेक्स्ट चैप्टर है ये, एंड लॉन्गिट्यूड्स। बहुत अच्छे से समझेंगे। लैटिट्यूड आपका अक्षांश होता है और ये देशांतर। चलिए, क्या चीज होती है वो तो मुझे डायग्राम बना के समझानी पड़ेगी, वरना खाली कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसमें डायरेक्ट नहीं लिखवा सकते, उनका कुछ ना कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल देना पड़ता है, वरना वो वर्ड याद होने में प्रॉब्लम करते हैं या समझने में प्रॉब्लम करते हैं। अक्षांश और देशांतर, ये समझ में आया आपको? अब ध्यान रखते हैं, पहले लैटिट्यूड की बात करते हैं। मान लीजिए ग्लोब है और ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी इक्वेटर पिक्वेटर जीरो कुछ नहीं हमें पता है, अभी बस ये समझ लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन से आपने नॉर्मली वैसे भी पढ़ा होगा डिस्टेंस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट पोल। इन पोल का तो पता है आपका, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। आपका अपना भारत का जो मैप है उसमें भी इसी तरीके से है, कहीं भी जाएं आप इसी तरीके से है। अब यहां पर लैटिट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो लैटिट्यूड में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, नॉर्थ या फिर सदर्न। नॉर्थर्न या फिर सदर्न आपका हेमिस्फीयर की बात होती है, सिर्फ ऊपर के हिस्से की, नीचे के हिस्से की। ये इसमें नहीं आता। वेस्ट और ईस्ट होता है लॉन्गिट्यूड में। इस पर क्वेश्चन बन भी चुका है और आपको पता भी होना चाहिए। अगर मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर 2 ही होने वाले हैं, नॉर्दर्न सेमीस्फीयर, नॉर्दर्न सेमीस्फीयर एंड सदर्न सेमीस्फीयर, सदर्न सेमीस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बेटा, हिंदी वाले बच्चे समझ लें, इसमें 2 ही होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है लैटिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। होता क्या है ये? इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है। किस पर? 0 डिग्री पर। अभी यहां पर हम सब पढ़ेंगे सन की रेज कैसे पड़ती है वर्टिकल में, फिर पहले 3 महीने तक कैसी, फिर नेक्स्ट 3 महीने कैसी। और लैटिट्यूड पैरेलल लाइंस में होती हैं, इस तरीके से बटी हुई होती हैं। गुलाब की बात है, पूरे ग्लोब की बात हो रही है। अभी इसके अंदर भारत की भी बात करें, हम भारत कहां है? अगर हम देखें तो हमारा जो भारत है इस तरीके से है। ये जो भारत है हमारा, मैप सही से नहीं बन पाया, वो यहां है थोड़ा, ठीक है। हमारा जो भारत है वो यहां पर है। अब ये जो हिस्सा है ये बटा हुआ है डिग्रीज में, इसे ही हम लैटिट्यूड बोलते हैं, जो ये लाइन है। और ये जो हमारा इंडिया है वो कहां पर है? यहां पर है इंडिया। अभी बस नॉर्मली समझे। हाँ, इतना जरूर लिख लें कि लैटिट्यूड में 2 ही होते हैं, लैटिट्यूड ही आपका नॉर्दर्न या फिर सदर्न बता के चलता है। बाकी आपका जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो आपका ईस्ट और वेस्ट बता के चलता है, ठीक है। चलिए आगे बेटा, यहां तक नोट कर लीजिए। आगे अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया। क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड। इसमें आपका ये वेस्ट पोर्शन हो गया और ये आपका ईस्ट पोर्शन हो गया। अगर मैं बात करूं कि सर लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड अगर एक साथ हो तो हम कैसे बता पाएंगे? बेटा वहां पर आप क्लियर ये नहीं बता सकती ये हिस्सा यहां है। हाँ, अगर एक उसकी बात करें, मान लीजिए सपोज दैट
ये भारत का मैप है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके अंदर कहां है, तो इसके अंदर की बात करूं तो वेस्ट ये रहा, ईस्ट ये रहा, नॉर्थ ये रहा और साउथ ये रहा। लेकिन जब मैं बात करूंगा इसके कंप्लीट की कि इसमें ग्लोब में पूरे में, तो ये हिस्सा पूरा कहीं भी चले ये नॉर्थ ही माना जाएगा, नॉर्थ। और ये वाला आप कहोगे साउथ, नहीं नॉर्थ। लेकिन आप ये वाले की बात करें इस तरीके के हिस्से की, तो इसको पूरे को आप क्या बोलेंगे, ईस्ट, क्योंकि वेस्ट में तो है ही नहीं। हमारा जो नक्शा है वो ग्लोब में इस तरीके से, मैंने बताया भारत हमारा, इंडिया यहां पर है। अब इंडिया यहां पर है, ये हिस्सा कौन सा है, नॉर्थ, और ये कौन सा है, ईस्ट। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, हमारी ईस्ट होंगी। अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, ग्लोब की। तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट। जब आपको इतना पता है तो आप बता सकते हो जो हमारा इंडिया है पूरे ग्लोब में कहां है, नॉर्थ ईस्ट में। समझ में आ रही है? ये आने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए। अच्छा, अगर मैं बोलूं इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड और आपको क्वेश्चन दूं, यहां से बन सकता है ऐसे क्वेश्चन, इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड, इंडिया की पोजीशन कहां है, ऑप्शन ए, आप मुझे खुद बताएंगे। ये कुछ इस तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है, मैं ऐसे बताता हूं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप क्वेश्चन कितना ही घुमाए तो आप बता सकते हैं, आपको नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए। 68.7 डिग्री साउथ टू 97.25 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन बी 6.4 डिग्री साउथ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ। सी ऑप्शन 6.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ। और डी ऑप्शन 68.7 डिग्री वेस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अगर मैं इस तरह की बात करूं तो आप एक बात ध्यान रखिए, अभी आपने बात की थी कि ये जो पूरा हिस्सा है कैसे चलता है, नॉर्थ में चल रहा है, तो इसका मतलब वेस्ट में हमारा कोई काम नहीं और साउथ में हमारा कोई काम नहीं। जब वेस्ट और साउथ में हमारा कोई काम नहीं तो साउथ तो कटना ही है, वेस्ट भी कटना है, बचा कौन सा, सी ऑप्शन सर ने बताया था, ऑप्शन सी निकाल दिया सीधा। तो आपको बस इसलिए जानकारी होनी चाहिए थोड़ा, कि इसलिए मैंने आपको बता दी है कि आपको वैसे नॉर्मली पूछ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट है ही, आपको पता ही है कि जो एल्टीट्यूड है उसके हिसाब से नॉर्थ है ही है, और जो लॉन्गिट्यूड है उसके हिसाब से हमारा ईस्ट पड़ता है। कोई डाउट यहां तक बेटा? चलिए अब हम लैटिट्यूड के ही बारे में आगे चर्चा करते हैं। लैटिट्यूड, अक्षांश, इसमें अगर मैं बात करूं, इसकी जो भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य रेखा से कोणीय वे में दूरी, कोणीय दूरी को एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर कॉल्ड एन लैटिट्यूड। क्या कहलाता है? ये आपका लैटिट्यूड कहलाता है। भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी आपकी क्या कहलाती है? अक्षांश। मतलब क्या कह रहा है ये? इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपका ग्लोब, ये आपका इक्वेटर, और हमेशा जो हमारी लैटिट्यूड होती है वो किस में होती है? पैरेलल में होती है। इसे मैं लिखवाऊंगा, इसमें ऊपर क्वेश्चन भी है। जो आपका एंगुलर डिस्टेंस होती है, मतलब इस तरीके से, इस एंगुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये 30 डिग्री का कोण है, यहां पर 23.5 डिग्री को बोला जाता है। वैसे मैं भी लिखूंगा, अभी बस ये बता रहा हूं ये कौन से एंगुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बेटा, आगे लिखिए। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं? कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, कुल अक्षांशों की संख्या।
कितनी है? 181, ना एक ऊपर है ना एक नीचे, 181, 181 है कुल संख्या लैटिट्यूड्स की। कितनी है संख्या? अच्छा, अगर मैं पैरेलल लाइंस की भी बात कर रहा था, ये जो लाइन होती है इस तरीके से पैरेलल होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी है? कुल संख्या ऑफ लैटिट्यूड्स, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस 179। समांतर रेखाएं, कुल समांतर रेखाएं, कुल समांतर रेखाएं, कुल समांतर रेखाओं की बात कर रहा है ये। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस 179, कुल समांतर रेखाएं कितनी है? 179। लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, अक्षांश एक दूसरे के समांतर होते हैं। लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, ये चीज मैं भी बताया था, ये पूछ सकता है। लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है, वो एक दूसरे के समांतर है। लिख ले हिंदी वाले, जो अक्षांश है, अक्षांश पर या इस तरीके से अक्षांश एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैंने बताई लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड होता क्या है वो मैंने बता दिया आपको। आगे की जो चीज है मेन कि एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, वो क्या कहलाती है आपकी, अगर डेफिनेशन में पूछे और आपको ऑप्शन देगा। देखिए लैटिट्यूड की डेफिनेशन बहुत लंबी मिलेगी वहां पर आपको, लेकिन पेपर में जो ऑप्शन मिलते हैं वो देखिए डायरेक्ट ही मिलेगा, डायरेक्ट। सो मैं कह रहा हूं पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, जो मैं दे रहा हूं यहां बना के मिलेगा पेपर में डायरेक्ट हुई। ऑप्शन कई सारे होंगे, डायरेक्ट एक ऑप्शन मिलेगा एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डायरेक्ट आंसर। अब आप किताब पढ़ोगे तो 3-4 लाइन में से आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी खुद। भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश कितने होते हैं? कल अक्षांशों की संख्या 181 और टोटल नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी होती है? 179। लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर होते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत आई थिंक नहीं होगी, और होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया था, आपके पास नंबर भी दिया था मैंने, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, नो इश्यू। चलिए आगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर कहां से बनता है, कैप्रिकॉर्न कहां से बनता है, इस तरह की हम बात कर लेते हैं। चलिए आगे, यह आपका ग्लोब है, यह आपका इक्वेटर हो गया, यह आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, यह आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। पता होने चाहिए, ये आर्कटिक सर्कल हो गया, ये अंटार्कटिक सर्कल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। सर इनकी नीड क्या है बेटा? इनकी तो बहुत ज्यादा नीड है, डायरेक्ट पूछेगा। इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में 23 डिग्री पर कौन है, अभी मैं ये भी लिखवाने वाला हूं, तो आप बोलोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर में इतनी डिग्री पर कौन सा है, 66.5 डिग्री पर कौन है, तो ये बेटा आपका जो आपका ये आर्कटिक सर्किल है, ये 66.5 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 66.5 डिग्री पर। ये आप देखेंगे इक्वेटर से ये जो नॉर्थ पोल है, ये कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। क्यों है 90 डिग्री पर? आप एक चीज और देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का साइन बन गया, ये बन गया, ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया। तो आप कहोगे सर ये तो फिर 30 होना चाहिए, या इस तरीके से। बेटा जो हमारा अर्थ है वो टिल्टेड है, आपको पता है, झुका हुआ है। सो दैट ये आर्कटिक सर्किल कितना हो गया आपका? 66.5 डिग्री हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूं, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23.5 डिग्री पर है। कितने पर? 23.5 डिग्री पर। और ये इक्वेटर आपका 0 डिग्री पर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा है, ये कौन से पर है? ये फिर से 23.5 पड़ेगा, इधर से 23.5 डिग्री, और ये इधर से फिर पड़ेगा आपका 66.5 डिग्री,
और साउथ पोल फिर से आपका 90 डिग्री। वो डायरेक्ट पूछे तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, बिल्कुल कोई झोलनी, कोई मोल मटोलनी कि पढ़ लो इतनी लंबी लाइनें, कुछ नहीं, डायरेक्ट जो पूछेगा, जो मुझे पता है कि कहां से लगने वाला है, वो मैं डायरेक्ट आपको दे रहा हूं। और रियली बस इतना पढ़ लेना और एग्जाम में चले जाना, कोई एग्जाम या प्रीवियस पेपर उठा के देख ले। नॉर्थ पोल, आर्कटिक, ट्रॉपिक, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, साउथ पोल, इसका आपको मैंने बता दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, क्या बोलते हैं इसको बेटा? मकर रेखा। और इसको कर्क रेखा। इसे आर्कटिक और इसे अंटार्कटिक की तो डायरेक्ट बोला जाता है, इसे दक्षिणी और इसे उत्तरी पोल, दक्षिणी पोल, उत्तरी पोल। अब हिंदी वाले ये ना कहें सर आप अच्छा भेदभाव कर रहे हैं, मतलब लिख नहीं रहे, इंग्लिश में लिख रहे हैं। बेटा देखो ऐसे तो टाइम बचाने के लिए तो आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूं नोट्स, वरना पीपीटी भी फिर मुझे लगता है इसमें आपको समझा भी सकता हूं, बनवा भी सकता हूं, डायरेक्ट नोट होके चलनी है डायरेक्ट चीजें। अब मैं दोनों में लिखूंगा तो आपको लगेगा टाइम भी उसमें ज्यादा लगेगा, तो मैं बोल भी देता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिख भी देता हूं मैं, तो आप नोट करते हुए चले। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए किसी वर्ड में तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा। अच्छा चलिए, मेन चीज अब हम आगे बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, या फिर सर याद भी नहीं होगा बेटा तो याद ही करना पड़ेगा, या एक बात कर लो, कैंसर की जो बीमारी है थोड़ी बड़ी होती है तो ऊपर के हिस्से में है, और जो कैप्रिकॉर्न है वो आपका नीचे के हिस्से में है। या फिर एक काम कर लीजिए, कैप्रिकॉर्न आपने देखा होगा वे होती है कौन, होती है कौन, वे आप अगर देखते हो तो बहुत हल्की होती है, वे नीचे गिरेंगी डायरेक्ट, अगर आप उछालोगे तो ज्यादा ऊपर नहीं जाती, नीचे गिर जाएगी। सो वो नीचे की साइड में, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर बीच में, कैंसर ऊपर, देन आर्कटिक तो नीचे अंटार्कटिक, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ नीचे होता है नॉर्थ ऊपर होता है। कोई डाउट हो तो बताओ, मेरे हिसाब से याद भी हो जाएगी। 66.5 डिग्री पे कौन है जी? आर्कटिक है जी। 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से ऊपर वाले में नॉर्थ में कौन कौन से आते हैं जी? आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल। कैसे भी क्वेश्चन बने आपको पता होना चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया, कितना भी घुमा दे, कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे दे वो अब आपको, ठीक है बेटा। अब हम बात कर लेते हैं जोन की, इसमें जोन आते हैं, आगे चले, चलिए जोन नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर, जोन। ये इक्वेटर था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक, ये था आपका, ये आपका इक्वेटर था। यहां तक तो पता ही है अब तो, अगर कहीं से डायरेक्ट भी पूछे तो आप बना भी सकते हैं। अगर हम बात करें इस वाले बात की, ट्रॉपिकल जोन की, तो ये ट्रॉपिकल जोन कहां से कहां तक बनता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लगाकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो जोन है ये बनता है हमारा बेटा ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि ट्रॉपिक की बात हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसे क्या बोल देते हैं? ट्रॉपिकल जोन। अगर मैं आगे की बात करूं, इसे टोरिड जोन भी बोल देते हैं, या फिर टोरिड जोन भी इसको हम नाम दे देते हैं। हिंदी में कहा जाता है इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोला जाता है इसे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जोन का, अगर वो पूछता है तो दो चीजें आती है, कौन कौन सी वो पूछे ट्रॉपिकल जोन में, टोरिड जोन में कौन से आते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ आपका कैप्रिकॉर्न, ठीक है बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे अगर मैं बात करूं, इसे बोला जाता है टेम्परेट जोन। इस वाले को क्या बोला जाता है आपका? टेम्परेट जोन। इसे बोला जाता है टेम्परेट जोन। इसे बोला जाता है आपका टेम्परेट जोन।
चलिए टेम्परेट जोन के बाद इसे नीचे वाले को बोला जाता है आपका सारे को पोल को फ्रिजिड जोन। जमा हुआ होता है, बर्फीला होता है, सो इसका नाम रखा गया है फ्रिजिड जोन। शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र फ्रिजिड जोन, जो कि आपका बहुत ही ठंडा होता है, बर्फीला होता है, सो इसे बोला गया है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अगर ऊपर की बात करूं तो ये वाला भी आपका टेम्परेट जोन हो जाएगा, ये वाला भी आपका टेम्परेट जोन हो जाएगा, और ये वाला आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा अगर आपको पता होगा, शीतोष्ण। कौन सा? शीतोष्ण। शीतोष्ण। अगर मैं इंग्लिश में कहूं शीतोष्ण को क्या बोलेंगे बेटा? फ्रिजिड जोन। इसको भी क्या बोलेंगे? फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंधीय। ये नॉर्थ पोल पे ऊपर पहाड़ी इलाके पे आप देखोगे तो कौन सा जाता है? ठंड होती है, बर्फ पड़ता है, तो फ्रिजिड जोन। ऊपर नॉर्थ में, सबसे नीचे साउथ में फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। चलिए यहां तक आपको समझ में आया? ये आपका 0 डिग्री पर है, जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट यहां पर पड़ती हैं वर्टिकल वे में। किस तरीके से? वर्टिकल वे में। और आपको एक चीज और बता दूं मैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वर्टिकल रेज में पड़ती हैं, सो ही ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ये हिस्सा ऊपर वाला, ये वाला टेम्परेट, नीचे टेम्परेट, देन फिर शीतोष्ण में चेंज हो जाता है। किसमें? शीतोष्ण में। एक चीज और समझिए अभी यहां पर आप, जो वर्टिकल रेज पड़ती हैं वो किस तरीके से पड़ती है, ये महत्वपूर्ण है। आप बताएंगे उसे वर्टिकल रेज हमेशा, वो सन की रेज हमेशा वर्टिकल वे में पड़ती है। किस तरीके से? वर्टिकल वे में। आपका ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, यहां पर 30.5 डिग्री पर जाएगी, देन फिर यहां आएगी और फिर ऐसे जाएगी। ये बन जाता है यहां पर, इस तरीके से पड़ती है। जो वर्टिकल रेज हैं वे इस तरीके से पड़ती हैं। 3 महीने आपकी यहां पर पड़ती है, 3 महीने यहां पर, 3 महीने घूमता रहता है ना, तो 3 महीने यहां पर। और ये इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर चलता है। पहले 3 महीने शुरू के, स्टार्टिंग के 3 महीने यहां पर ऊपर को चलता है, फिर 3 महीने ऊपर से नीचे को आता है। तो 6 महीने में आपने देखा होगा, 6 महीने गर्मी, 6 महीने सर्दी, कुछ इस तरीके से भी चेंज रहता है। 3 महीने ऊपर को गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, फिर देन इक्वेटर पे आया 3 महीने, और इक्वेटर पे आने के बाद फिर जाता है नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न से फिर 3 महीने में इक्वेटर पर आ जाता है। तो बेटा 3-3 महीने का गैप होता है। कितने महीने का गैप होता है? 3-3 महीने का गैप होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपका जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न है, ये कहां से पास होते हैं? अफ्रीका से। ये जो तीनों है, ये तीनों लाइनें कहां से पास होती हैं? अफ्रीका से पास होती हैं। कहां से? अफ्रीका से निकलती हैं तीनों लाइनें। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइनें आपकी कहां से निकलती हैं? अफ्रीका से निकलती हैं बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट कैसा भी हो? इसको इंग्लिश में ये चीजें सारी पता होनी चाहिए जितनी मैंने लिखवाई है। ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन इन पे बनेगा, और आपको आंसर इनमें एक क्वेश्चन नहीं, कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैं ज्यादा नहीं आज लेगा क्लास, ज्यादा नहीं आपको करा रहा हूं, आपको उधर इक्लिप्स भी कराया है, थोड़ा सा मून का उसका बच गया था आपका, वो भी मून वाला कंप्लीट कराया था, फिर सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स बता दिया, लॉन्गिट्यूड पे बात चल रही है वो बता रहा हूँ, जो इस पे लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड आपको कल कराऊंगा, भी लैटिट्यूड में पोर्शन रहता है। अभी बस चीजें इतना समझ लो कि जोन ये जो बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, और जो आपका ये ट्रॉपिकल है किस तरीके से है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है, हमेशा बनता है। 3 महीने
ऊपर को कहां से, इक्वेटर से कैंसर पे, कैंसर से इक्वेटर पे, इक्वेटर से फिर कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न से देन इक्वेटर। 3-3 महीने का गैप होता है, इसे आप लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए 3 months टाइम पीरियड टू रीच एट वन डेस्टिनेशन। ये नोट्स ऐसे नहीं मिलेंगे बेटा, हैंड रिटन नोट्स से बनाए हुए हैं, सो आपके लिए बहुत मदद साबित होंगे, मदद देने वाले होंगे। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ते रहना। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू अफ्रीका। इक्वेटर लिख लीजिए, भी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes through अफ्रीका। चलिए आगे, passes through अफ्रीका। थ्री मंथ्स टाइम पीरियड टू रीच एट वन डेस्टिनेशन, मतलब ये इसका मतलब ये है कि इक्वेटर, फ्रॉम इक्वेटर टू ये कैंसर हो गया आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वेटर एंड इक्वेटर टू, पहले इक्वेटर टू कैंसर गया, कैंसर से आपका इक्वेटर आया, और इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर टू कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न से आपका कहां जाता है वापस, इक्वेटर। 3 3 3 6 3 9 3 4 12, 1 साल पूरा कंप्लीट, 1 साल पूरा कंप्लीट। आई थिंक आपको जो मैंने आज पढ़ाया है यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता है किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, और कुछ मैं थोड़ा देख लेता हूं अगर कुछ बचा हुआ है इसमें तो। जोन हो गए। अच्छा एक चीज और लिखिए, नॉर्थ अमेरिका, ये क्वेश्चन पहले आ चुका था एक बार। नॉर्थ अमेरिका अभी ग्लोब की बात हो रही है, अभी हम ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं वो आपकी पूरे उसकी पढ़ रहे हैं, इंडिया की जो ज्योग्राफी है, मतलब हमारी जो इंडिया की चीजें हैं वो हम अभी बाद में पढ़ना बाकी है, अभी तो हम पूरे उसकी पढ़ रहे हैं ग्लोब की। नॉर्थ अमेरिका, एशिया लाइज इन ऑल 3 क्लाइमेट जोन। थ्री क्लाइमेट जोन सभी तीनों जोन में पड़ता है। ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका, एशिया है, ये तीनों क्लाइमेट जोन में पड़ता है। मतलब आपका टॉर्नेड वाले में भी पड़ेगा और फ्रिजिड में भी पड़ेगा, और जो आपको बीच में लिखाया था मैंने टेम्परेट जोन में भी पड़ेगा। कौन कौन? नॉर्थ अमेरिका, ऐसे कौन से शहर हैं, ऐसे कौन से वे हैं आपके, ये जो पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों जोन में पड़ेगा। तीनों जोन का मतलब टेम्परेट आपका, टोरिड आपका, और आपका टेम्परेट, टोरिड और फ्रिजिड, जो तीनों जोन में पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं? 2 देश का, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। ये ऐसे हैं जो कि आपके कहां पड़ेंगे? तीनों क्लाइमेट जोन में पड़ेंगे। तीनों मतलब इन ऑल 3 क्लाइमेट जोन, टोरिड, टेम्परेट एंड टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र, और शीतोष्ण क्षेत्र। बेटा मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है। बस एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मैं स्टार्टिंग वाली बात एक बार और रिमाइंड करा दूं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। इस चीज पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार।
कि आपका जो नॉर्थ और साउथ होता है, नॉर्थ और साउथ आपका लैटिट्यूड पर पड़ता है, लैटिट्यूड से मिलता है। ईस्ट वेस्ट और ईस्ट आपका लॉन्गिट्यूड से मिलता है। ये चीज पूछी हुई है और ये आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाएगा। डिग्री विग्री की कोई बात नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट 23.5 और 23.5 के बाद 66.5 और जी नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री और साउथ पोल पे 90 डिग्री। बस ये चीजें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। और लैटिट्यूड की डेफिनेशन, बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है बेटा। इसमें जो इक्लिप्स की बात थी, पार्शियल इक्लिप्स टोटल और पार्शियल टोटल दोनों की, बस यही चीज है इक्लिप्स में। मैंने ये भी चीज बता दी आपको। और लाइका जो फीमेल डॉग है ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1957 याद रख लेना। मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूं आज का। फर्स्ट सैटेलाइट पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट से 1957 में। फॉर जी रिवोल्यूशन ऑफ मून, रोटेशन ऑफ मून 27.3 दिन में। और आपका न्यू मून जो है पूर्णिमा, वो आपको बता दी। न्यू मून टू न्यू मून का टाइम पीरियड 29.5 डेज से, कितना 29.5 डेज से। आगे ग्रेविटी ऑफ मून जो 1/6 है अर्थ की, उसका होता है। वेट अगर आपका 600 किलो है तो 100 हो जाएगा मून पर। और जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन पहुंचा था, नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग। डायरेक्ट याद हो रहे हैं, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट भी याद हो रहे हैं। जब आप लिखते, मैं जो बोल रहा हूं उन पर वीडियो देख रहे हो, फिर नोट्स भी बना रहे हो और वापस बस एक बार पढ़ लेना, सारी चीजें याद हो जाएंगी, सारी चीजें। 2-2, 3-3 बार जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देन मैं फिर बोलता हूँ, तो ऐसी तो याद होती है चीजें, भूल भी नहीं पाओगे कभी। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना, हैंड टू हैंड रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। अगर हैंड टू हैंड नहीं करोगे तो दिक्कत है। जब आप हाथ से लिख रहे हैं तब बोल रहे हैं, और 1-2 घंटे बाद उसको एक बार रिवाइज कर लेना। और हो सके तो कोशिश ये करना उसको, मतलब किसी चीज को याद करने का फंडा ये होता है, लिखो। नोट्स इसलिए बनाए जा रहे हैं, जल्दी भी हो जाता है और लिखने से याद होता है। कलम और मुंह जब दोनों साथ चलते हैं तो जल्दी याद होता है, दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर बैठ जाती हैं चीजें। तो पहले लिखो बोलते हुए, फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसको रिवाइज कर लो, और एक बार उसको हो सके तो और रिवाइज करो, वो भी नेक्स्ट डे। टाइम पीरियड ऐसा होना चाहिए कि पहले 1 दिन का गैप, फिर 3 दिन बाद एक बार और रिवाइज कर दो, फिर एक बार 15-20 दिन बाद रिवाइज कर दो। ऐसे गैप पे रिवाइज करते रहना चाहिए, वो चीज कभी भूली नहीं जाती। ये तरीका होता है बेटा, ठीक है। लाइका का आपको बता ही दिया है मैंने, डेथ हो गई थी इसकी, ये पहुंच नहीं पाई थी। और पिनुम्ब्रा और अम्ब्रा, अम्ब्रा आपका ऊपर का हिस्सा होता है मून के जस्ट नीचे, और उससे नीचे वाला पिनुम्ब्रा। पिनुम्ब्रा को पार्शियल सोलर और अम्ब्रा को टोटल सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। और बस यही होता है। वो टाइम मैंने इनका बता दिया, कब कब कौन सा कितने उसमें घटता है टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। पार्शियल सोलर इक्लिप्स जो होता है वो पूरा ढक नहीं पाता है। मैक्सिमम टाइम सोलर इक्लिप्स अगर फॉर 7.5 मिनट, ठीक है बेटा। चलिए नो फाइनल, हमारा जो डिस्कशन आज का ये यहीं तक है। बाकी का जो डिस्कशन होगा वो कल होगा। अच्छा मुझे एक चीज बता दीजिए, आपका सोलर कंप्लीट पूरी तरीके से, ज्योग्राफी का जो बेसिक होता है वो कंप्लीट, अर्थ का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर सब कंप्लीट। उसके बाद इकोनॉमी कंप्लीट। ये ज्योग्राफी में जो चल रहा है इनका मैंने बता दिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चल रहा है अभी। फिर आपका लॉन्गिट्यूड और एटमॉस्फेयर की बात आएगी। उसके बाद 2-4 चीजें और बस्ती में आएंगी, इंडिया की ज्योग्राफी आएगी, देन ज्योग्राफी कंप्लीट। उसके बाद हम सीधा हिस्ट्री पे अपनी पहुंचेंगे। बेटा जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये चीजें जो मैं पूछने वाला हूँ, मुझे या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। वीडियो देखने के बाद जब अपलोड हो जाएगी वीडियो, आप देखोगे तो आपको ये बात सुनने में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, और मुझे इस चीज के मैसेज कर देना। जितना पढ़ाया उसके बिहाफ पे आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे या नहीं देखे, देखे तो कितने मिले, क्या आप उनका सही जवाब दे पाए, और नोट्स कितने बच्चे रेडी कर रहे हैं। और मेरे को एक बार मैसेज जरूर कर देना, आपके पास मेरा नंबर है, कि सर इतना पोर्शन हो गया है, हमने नोट्स रेडी करके चल रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है,
अगर यहाँ प्रॉब्लम है सर, हमें यहाँ प्रॉब्लम रह गई है, थोड़ी सी उसको क्लियर कर दो सर। इस वाले आपने मेरे को मैसेज नहीं किया, मुझे सर ने बताया कि सर उस वाले कोई पीपीटी है उसके पिक्सल फट रहे थे और बच्चों को वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, तो आप बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर चाहे तो भेज दे। आप मुझे बोलो ना, मैं आपको भेज दूंगा, आप बोलिए मुझे व्हाट्सएप सर उसकी। और मुझे लगा आई थी कि बच्चों को प्रॉब्लम है, किसी जो 2-4 बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं काम करने का, नोटबुक का फोटो खींचते हैं सर फाइनल है यहाँ पर ही क्लियर है सर, थोड़ा ये बता दीजिए क्लियर है। तो वे बच्चों ने मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं बताया, इनके नोट्स रेडी। सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए कौन सी पीपीटी आपको चाहिए, वो मैं आपको दूंगा। और उसके बाद तो मैं हाथ से लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट नोट्स बनवा रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आए चीजें। तो बेटा मैं अपना देकर चल रहा हूँ 100%, बस मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मेरे अंदर भी मोटिवेशन है आपको और अच्छे से कुछ नया लाने के लिए, ठीक है बेटा। और ये चीज ध्यान रखना, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। प्रीवियस पेपर्स निकालिए, मैं बाद में आपकी एक बार प्रीवियस पेपर से मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन जो लगते हैं मैं यहाँ बताता रहता हूँ, बेटा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ है, इससे रिलेटेड आया हुआ है, मैं ऐसा करता रहता हूँ। उस पर स्टार बनाए जो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जरूरी है। हर चीज अगर मैं आपको खाली पढ़ा के चलता रहूंगा ना और ये चर्चा नहीं करूंगा आपके साथ, ये इतनी जरूरी है जो पढ़ाई से रिलेटेड बात मैं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके 1.5 घंटे में से 5 मिनट इस चीज पर बात कर लूं तो शायद वो पूरा 1.5 घंटा सक्सेसफुल है, क्योंकि ये चीज पे बस आए पढ़ाए चले गए और आपने उठा लिया नोट्स बुक में डाल लिया, इतना काफी नहीं होता है। उसके लिए गाइडेंस भी नीड होती है क्रैक करने के लिए किसी एग्जाम को। मैंने देखे हैं पढ़ते भी हैं, वो भी करते हैं, लेकिन आपका रिदम टूट जाता है। आपके पास इतना सिलेबस होता है कि आप टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। गैप एक दिन ये रिवीजन किया तो 5 दिन बाद वो, फिर 10 दिन बाद वापस, फिर 20 दिन बाद वापस। ऐसे टेस्ट आपको अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन से देखने चाहिए। जो चीज पढ़ी उसे गूगल कीजिए कि कहां पर हमें इसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन ना हो, रिलेटेड मिला हो तो मेरे को भेजिए। ये तरीका होता है अपने को, मतलब आप अगर सीरियस हो एग्जाम निकालने के तो आपको एक्स्ट्रा कुछ देखना पड़ेगा। जो बच्चा एक्स्ट्रा भी पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, एक्स्ट्रा ये नहीं कि सिलेबस से बाहर या इधर उधर का पहुंच गया, एक्स्ट्रा वो नहीं, मतलब जो आपको पढ़ाया गया या जो आपका सिलेबस है उससे ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा उसमें ढूंढना, मतलब कुछ अपनी इंप्रूवमेंट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, उसकी बात मैं एक्स्ट्रा की कर रहा हूं। और ये बहुत जरूरी है। लगातार क्लास चल रही है, कभी मैं चर्चा नहीं ज्यादा करता, ये बताता रहता हूं बेटा नोट्स रेडी, नोट्स रेडी। आपको एक बात बताऊं, मैंने जब सेवी का एग्जाम दिया था, मेरे पास उसका फाइनल लगी थी, उसके बाद इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था बेटा, पीपीटी आई थी मेरे पास, मैं पीपीटी से भी नोट्स रेडी करता था। और मेरे पास वे कम से कम जो पीपीटी थी शायद ऐसी होगी कि मैं अगर उन्हें 2 महीने पढ़ूं तो वे कंप्लीट होने में टाइम ले जाए, 2 महीने से भी ज्यादा। लेकिन मैंने उनके नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स। बेटा शॉर्ट नोट्स में 10 दिन में खत्म कर देता हूं। 10 दिन में रिवीजन रिवीजन रिवीजन, 10 डेज, आफ्टर 10 डेज फिर रिपीट, फिर 10 दिन बाद फिर रिपीट, 10 दिन बाद रिपीट रिपीट रिपीट, इतना रिपीट कि मतलब उस टाइम पे 4 वैकेंसी थी ऑल ओवर इंडिया इसकी, और 7500 में से आउट ऑफ 100 75 मार्क्स प्री, दैट मींस क्लियर। तो बेटा मैं इस चीज को आपको बताना चाहता हूं कि नोट्स होने चाहिए जो जल्दी मिनिमम टाइम में आप रिवाइज कर सको, याद रहे चीजें, लिखते हुए चीजें भी याद रहती हैं। कोई प्रॉब्लम, कुछ एक्स्ट्रा चीजें कहीं से मिल गई गूगल से, इधर से वो भी लिख डालो उसमें। मैं जो बता के चल रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन बेस पे क्वेश्चन उठाता हूँ, वो भी मैं इसमें लेके आता हूँ। बेटा ये चीज आई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आप ढूंढोगे तो वो मिलेगा, आंसर ने बताया था इंपॉर्टेंट है ये चीज। सो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको बेटा, बहुत ज्यादा आपके लिए एग्जाम क्रैक करना, मुझे पता है कि हम तो पढ़ा रहे हैं हमारे लिए इतना, लेकिन आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है मुझे भी पता है, लेकिन आप उस सीरियसनेस को ना समझते नहीं। ठीक है निकल जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते एक बार एक दिन टाइम निकल जाता है। सो मैं ये चाहता हूं कि आप जुड़े मेरे से, दिल से जुड़े। कहीं प्रॉब्लम है पूछे मेरे से, डायरेक्ट पूछे मेरे से। कहीं कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, सर नोट्स रेडी, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, मेरे से टाइम मैनेजमेंट करो, मैं करूंगा टाइम मैनेजमेंट। मैंने 12-12 घंटे तक की स्टडी को टाइम मैनेजमेंट किया है। तो आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आगे वो भी होते हैं चीजें, अपना वो होता है। अगर मैंने शायद वहां इतना टाइम दिया अपनी स्टडी में, तो सो डैट मैं यहाँ हूं, कभी मेहनत खराब नहीं जाती। तो इस चीज का ध्यान रखें बेटा। मैं तो ये भी देख के चलता हूँ, आज जितना करा दूं इतना काफी। ये चीज थोड़ी ऐसी है बच्चों को कम समझ में आ सकती है, सो डैट आप ज्यादा ना करो, कभी होच पोच हो जाए सब कुछ, वरना खींचने को मैं भी इतना सब कुछ कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना।
तो बेटा जितना मैंने आज कराया आज के लिए आप इसको नोट कर लेना, और मेरे को मैं चाहता हूँ मुझे रात तक मैसेज आ जाना चाहिए एक एक बच्चे का। मेरे नंबर आपके ग्रुप में आपका नंबर आ, मेरा नंबर आ चुका है, मैसेज आना चाहिए, इवन विद नोट्स फोटो खींच के मेरे पास आने चाहिए। और फोटो इस तरह खींचने चाहिए कि मैं उनसे पीडीएफ बना के अपने पास स्टोर भी कर सकूं। मुझे ऐसे नोट्स आने चाहिए, फोटो क्लियर आना चाहिए अच्छे से कि सर डन, यहाँ पर समझ में आ गया है, सब क्लियर चल रहा है, सब अच्छे से आ रहा है। मुझे आज कमेंट्स चाहिए क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या क्या चल रहा है, मुझे आपके मैसेज चाहिए आज 100%। बेटा थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय।